तो बेटा आज का टॉपिक हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से हैं हम यहाँ पर प्रॉपरली लिख लेते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स which affects rate of chemical reaction। अब केमिकल रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा वो है चेंज ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactants। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज कर दी जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो यहां पर हम इसको समझते हैं। इफ द concentration of reactant increases, अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं तो उससे क्या होता है। सो द नंबर ऑफ कोलाइडिंग reactant molecules also increases which increases the frequency of collisions between them, hence rate of reaction increases। अच्छा, मैं पहले एक चीज आपको बताना भूल गया। मुझे आपको थ्योरी ऑफ कोलिजन बता देना चाहिए था। पहले थोड़ा सा उसका तस्करा कर लेता हूँ, फिर आगे आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आप देखिएगा थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ कोलिजन। अच्छा, थ्योरी ऑफ कोलिजन क्या कह रही है।
तो थ्योरी ऑफ कोलिजन का कहना है all reactions are occurred due to effective collisions between the reacting molecules। तो जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन अगर बढ़ जाए, मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं और इन इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से दरअसल केमिकल रिएक्शन होता है। अगर ये इफेक्टिव कोलिजन्स ना हो तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाता हूं, नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें ये जो ब्लू कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं ये कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये रेड और ब्लू मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और इनका कोलिजन कैसा होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, यानी इस कोलिजन का कुछ असर होता है, तब क्या होता है, तब नतीजतन हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और ये ग्रीन कलर से जो इंडिकेट कर रहा हूं ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इस चीज को हम कहते हैं बेटा थ्योरी ऑफ कोलिजन, यानी कि इस चैप्टर में जो रिएक्शन होने की वजह है ना वो बेसिकली एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से असर किस तरीके से पड़ेगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस का, और ये सी बना रहे हैं। अच्छा, अब हम रेट एक्सप्रेशन तो जानते ही हैं कि रेट एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर रेट डिपेंड करता है। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ अगर फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट देखें तो वो क्या बनता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला, वो ये बनता है। देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर ए और बी के, ए के 5 मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी 5 हैं, रिएक्शन हो रहा है सी बन रहा है। अच्छा, ए के 5 मॉलिक्यूल और बी के 5 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, सी बनेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं बाहर से कोई सप्लाई के जरिए ए और बी के अमाउंट को अंदर इंक्रीज कर दूं। जब मैं ए और बी के अमाउंट इंक्रीज करूंगा तो बेटा दोनों के एटम्स भी बढ़ेंगे। जब दोनों के एटम्स इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा उनके जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो भी तो इंक्रीज कर जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का मतलब है, यानी कि पहले अगर मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में 5 कोलिजन हो रहे थे 5 मॉलिक्यूल्स की वजह से, अब जब 50 मॉलिक्यूल्स हो गए तो 1 सेकंड में 50 कोलिजन होंगे ना। तो जब कोलिजन्स की तादाद बढ़ जाएगी, कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर एक, अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ना हमारे पास डिवीजन है। सबसे पहला जो डिवीजन है हमारे पास वो हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑन, क्योंकि हमें पता है दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो हम पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की।
अच्छा जी, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस the rate of reaction decrease with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी हिसाब से अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन the rate of reaction increase with increase in temperature। अब ये बात आपने याद रखना है कि अगर एंडोथर्मिक में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक में अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका एक थंब रूल है, ये ना एमसीक्यू पॉइंट में, अगर एमसीक्यू पॉइंट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस थंब रूल को ना याद रखना। थंब रूल क्या है? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फॉर एवरी 10 केल्विन्स राइज इन टेम्परेचर, यानी अगर हम 10 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। अच्छा, अगर हम ये तो अभी बढ़ा रहे हैं, अगर कम करेंगे 10 केल्विन्स टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, बट इन प्रोसेस ऑफ डबल, जैसे 4 का 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वो समझ रहे हो ना? ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। अब आ जाओ जरा रीजन पर। सर जी बेटे। सर हम बढ़ाएंगे अगर 10 मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चाहे 10 केल्विन बढ़ा रहे हैं, तो सर अगर वो होगा एक्सोथर्मिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा ना, डिक्रीज होगा ना। बेटे ये बात तो हम एंडोथर्मिक के लिए कर रहे हैं ना, मतलब ओ ये ये अच्छा, जो ये जो सही है सही रूल है ना, ये रूल जो है ये दोनों रिएक्शंस पर अप्लाई होता है, ठीक है, किसी एक पर सही। अप्लाई नहीं हो रहा, ये हो दोनों पर रहा है, लेकिन वो उसके मतलब उसकी जो मेन कोर है ना उसको देखते हुए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस रूल को अप्लाई करूं एक्सोथर्मिक पे, तो 10 के का जी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बजाय रेट बढ़ने के कम होगा, और कैसे कम होगा? डबल सही के हिसाब से। सही सही। और ओके अगर मैं सर। कम करूंगा टेम्परेचर तो वो फिर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? डबल के हिसाब से। लेकिन अगर यही मैं एंडोथर्मिक पे अप्लाई करूंगा तो सेम रूल, लेकिन रिवर्स फिनोमेना पर अप्लाई होगा। सही है सर। अच्छा जी, अब इसके जो रीजंस हैं जरा रीजंस को देखें और समझें कि होता क्या है और कैसे। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इंक्रीजेस,
मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है भाई? सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस। जिससे क्या होता है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती है, तो हेंस द रेट इंक्रीजेस। तो इस वजह से क्या होता है भाई? रेट बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? सही। अच्छा, अब यहां पर सेम, अब फिर इस रीजन को आप एक्सो और एंडो पर फिर से अप्लाई करो। देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता होगा, एक्सोथर्मिक में ये होता होगा कि इफेक्टिव कोलिजन जो है वो सब्सटेंसेस की एनर्जी रिलीज करवा रहा है। यानी कि जब इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब सब्सटेंसेस की एनर्जी रिलीज हो। लेकिन अगर आप टेम्परेचर उसको दोगे तो आप तो उल्टा काम कर रहे हो। उसके फेवर में यह है कि आप एनर्जी बाहर निकालो, तब वो इफेक्टिव कोलिजन करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो एनर्जी उसे दे रहे हो ना। अच्छा सर, एक बात बताएं कि जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस सब्सटेंस की एनर्जी तो बढ़ती है ना? मैं जवाब दूंगा जी बेटा, बढ़ती है। अच्छा, उस हिसाब से अगर हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मतलब उस किसी सब्सटेंस की एनर्जी बढ़ाते हैं रिएक्शन के दौरान हीट करके, तो उसकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से सर कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। मैं बोलूंगा जी बेटा, अभी तक की सारी बात सही है। सर ऐसा ही फिनोमिना एक्सोथर्मिक में भी अप्लाई होगा। मैं बोलूंगा जी बेटा, एक्सोथर्मिक में भी ऐसा ही अप्लाई होगा। तो सर फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम कैसे हुआ? ज्यादा होना चाहिए। मेरे सवाल को समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ, या क्या रीजन दे रहा हूं तुम लोगों को? जी सर। क्योंकि जवाब पर मैं उसी सूरत जाऊंगा जब बात सवाल समझ में आ जाए। सवाल समझ में आया तो आधा काम आसान हो गया। सवाल फिर रिपीट कर रहा हूं सर कि सर एक्सोथर्मिक में आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। देखिए, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो किसी भी चीज की एनर्जी बढ़ती है। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल ले ले, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, जब सर मूवमेंट बढ़ेगी तो कोलिजन भी बढ़ेंगे। सर जब कोलिजन बढ़ जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली रिएक्शन का रेट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्सोथर्मिक में तो उल्टा होता है। एंडो में तो सारी बात समझ में आ रही है। एंडो में तो जैसा आपने यहाँ रीजन में लिखा है वैसा ही हो रहा है। तो एंडो पे सवाल नहीं है, सवाल एक्सो पे है। सही है भाई, सवाल तक पहुंच गए सब? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा इसका बहुत आसान सा जवाब है। जवाब यह है कि असल में कोलिजन में और इफेक्टिव कोलिजन में फर्क होता है। देखो, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यह नहीं है कि बहुत जोर से टकराएं एक दूसरे से। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यह है कि ऐसे टकराएं एक दूसरे से कि रिएक्ट कर सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन तो आप बढ़ा दोगे, लेकिन एक्सोथर्मिक होने की वजह से इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन आप नहीं बढ़ा सकते, बल्कि इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन आप कम कर दोगे। क्योंकि इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या है कि ठंडे टकराएं एक दूसरे से। जरा ऐसे समझ लो कि भाई दो गर्म चीजों को टकराने से, दो गर्म चीजों को आप टकराओगे तो जहर बन जाएगा। और उन्हीं उसी दो चीजों को अगर ठंडा करके टकराओगे तो दवा बनेगी। अब मरीज मर रहा है, तो मरते मरीज को आप दवा दोगे कि जहर दोगे? जवाब आएगा दवा देंगे सर। तो बेटा उस वक्त आपको फिर उन्हीं दो चीजों को ठंडा करके टकराना पड़ेगा ना, गर्म करके थोड़ी टकराना पड़ेगा। टकरा तो दोनों सूरतों में रहे, लेकिन इफेक्टिव क्या हुआ? ठंडा, गर्म नहीं। क्योंकि गर्म से टकराने से लोगों की जान जा रही है, ठंडा टकराने से लोगों की जान बच रही है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। सर अच्छा जी, जी बेटे बोलिए। सर ये ठंडे का जो चक्कर है वो सिर्फ एक्सो का है ना, एंडो में तो गर्म ही टकराएंगे ना। जी 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 जी, ऐसा ही है बेटे, ऐसा ही है। सही है। ठीक है। अच्छा जी, अब इस जो मतलब फैक्टर जो भी आपने पढ़ा, इस फैक्टर के ऊपर दो साइंटिफिक रीजंस हैं हमारे पास हमारे कोर्स में। तो वो दो साइंटिफिक रीजंस का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद देंगे और अभी देंगे। मिल्क सोर more rapidly in summer than in winter।
हाँ भाई, पहले कोई मुझे रीजन का मतलब क्या है, रीजन में क्या पूछा जा रहा है? सर ये जो दूध फटता है तो समर से ज्यादा, विंटर से ज्यादा समर में ज्यादा क्यों फटता है? हाँ विंटर में तक क्यों नहीं होता है जल्दी बिल्कुल, जल्दी? दूध फटना या दूध का खट्टा होना एक ही बात है ना? तो गर्मियों में ऐसा क्यों होता है ज्यादा? क्या रीजन होगा? हाँ भाई बताओ बेटा। हो जाता है। टेम्परेचर की वजह। बिल्कुल टेम्परेचर की वजह से। भाई एक सिंपल सा जवाब है सर, जैसा कि अभी आपने ऊपर बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, जब हम टेम्परेचर किसी चीज को देते हैं तो उसकी काइनेटिक मतलब हीट एनर्जी की वजह से वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उनका रिएक्शन बदले बढ़ेगा। दूध खट्टा इसलिए होता है या दूध फटता इसलिए है बिकॉज के जो दूध के अंदर इटसेल्फ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। अब गर्मियों में उस केमिकल रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल जो है वो काइनेटिकली ज्यादा चार्ज अप, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। सर्दियों में इतना नहीं होता, इस वजह से। अच्छा जी, फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्यों? सर क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। तुम लोग की आवाज इतनी हल्की क्यों आ रही है? सर टेम्परेचर कम होता है इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कम होती है। हम्म, टेम्परेचर और कम सर होता है केमिकल रिएक्शंस नहीं तो होंगे फिर फ्रीक्वेंसी उसमें। ऑफ कोलिजन कम हो जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कम हो गई तो बेटा रिएक्शन का जो तनासुब है या जो रिएक्शन की कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ठीक है ना? तो इस इन दोनों रीजंस को आप लोग इंग्लिश में रजिस्टर्स में अपने लिख लेंगे, या अगर बोले तो मैं यहीं पे जगह छोड़ के दे दूं, अगर बल्कि इस पे कैसे लिखोगे तुम लोग, प्रिंट प्रिंट तो कराओगे नहीं, पीडीएफ मोबाइल से ही पढ़ते जाओगे बैठ के, इतने अच्छे तो हो नहीं। अच्छा जी, अब देखिए, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है, रेट रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के सरफेस एरिया से वेरी करता है। अच्छा, किस तरीके से भाई वेरी करता है? The greater the surface area of reactant, the higher is the rate of reaction. अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। अब सवाल यह है क्यों और कैसे। तो पहले क्यों और कैसे आपको समझा देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से आपको बात समझाएंगे। ये रिएक्शन आप लोगों ने 9th क्लास में किया होगा जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर की होगी। द रिएक्शन between a piece of marble and acid is shown.
मार्बल के पीस और एसिड के बीच का रिएक्शन है। HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब समझना, यहां पे मैं पहले अल्फाज में लिख देता हूं, फिर आपको नीचे समझा देता हूं। बट फाइनली divided particles of marble react rapidly because the powdered marble provides greater surface area for HCl to act upon। अच्छा जी, अब मैं यही एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। देखो बेटे, मार्बल का एक टुकड़ा है और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। ठीक है। अच्छा, इस टुकड़े में ये मार्बल के एटम्स हैं। सही, ये मार्बल के एटम्स हैं। अब जब मैं इसके ऊपर एसिड फेंकूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने चारों तरफ से एसिड इसके ऊपर फेंका, चारों तरफ से। अब आप एक बात मुझे ये बताएं कि एसिड का जो सबसे पहला इनिशियली अटैक होगा वो इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर होगा। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर। जी सर। अच्छा, जी जब तक वो इनके साथ अपना जी पूरा सर। रिएक्शन करके इनका प्रोडक्ट बनाकर आगे पीछे नहीं कर देता, तब तक वो नीचे वाले एटम्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? यस सर। ऐसा ही है ना? यस सर। जी सर। अगर इसी जगह मैं इन एसिड के तमाम मॉलिक्यूल्स को, समझ लो इन तमाम जर्रों को अलग अलग कर दूं, तोड़ दूं, इन तमाम जर्रों को अलग अलग कर दूं, अब आप लोग क्या कहते हैं कि जब मैं एसिड डालूंगा तो हर मॉलिक्यूल पर इंडिविजुअली एसिड अटैक होगा? जी सर। फौरन भी हो जाएगा। जी क्या कहते हैं? क्योंकि कोई रुकावट नहीं जी है ना। सर। तो रिएक्शन क्या कहते हैं, तेजी से होगा या स्लो होगा? तेजी से। तेजी से होगा। इसलिए कह रहे हैं बेटा कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा तेजी से रिएक्शन कर जाएंगे। कुछ बात समझ में आई बेटा? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा, नंबर 4 फैक्टर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस पर असरअंदाज होता है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले तो इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। किसी को आइडिया कैटलिस्ट क्या होता है? सर जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे या उसको। सर जो रिएक्शन को स्पीड अप और स्लो कर रहे हैं। यस सर। इट इज द सब्सटेंस
which alters, मैं सिर्फ ऑल्टर लिख रहा हूं ताकि इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, स्पीड अप का भी स्पीड डाउन का भी, which alters the rate of reaction without being used itself. अच्छा, इस जुमले का लोग मतलब अक्सर गलत निकाल लेते हैं। इस जुमले का आखिरी जो जुमला है इसका मतलब लोग ये निकाल लेते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज या स्लो कर देता है। बेटा मुझे एक बात बताओ, बिना रिएक्शन में हिस्सा लिए वो किस तरीके से रिएक्शन की स्पीड को स्लो करेगा या तेज करेगा? तो रिएक्शन में वो हिस्सा लेता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में वो जैसे का जैसा आपने डाला होता है वो वैसे का वैसे ही वापस आपको मिल जाता है। अब कैटलिस्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इसका एक और नाम होता है प्रोमोटर। अब ये क्या होता है? द कैटलिस्ट which increases the rate of chemical reaction, वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ा दे by decreasing the energy of activation। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है वो सर नहीं पढ़ाया। हाँ, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं फिर इस टॉपिक के एंड में वो आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अच्छा, वो टॉपिक, ये वाला टॉपिक मुझे आपको पहले पढ़ाना था, लेकिन इत्तेफाक से मैं भूल गया, और आज भी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट करने से पहले यही सोचा था कि मैं आपको पहले ये एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं इत्तेफाक से आज भी भूल गया। तो खैर मसला नहीं है, हम पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तमीज से, उसके बाद जो है हम पढ़ लेंगे, तो ये बेहतर अंदाज में आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जी सर। अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में MnO2 डाल दें। अब ये रिएक्शन आपने यूज कहाँ किया था मैं ये भी बता दूं, पिछले 9 क्लास में जब ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो काला काला मैंगनीज ऑक्साइड का पाउडर था, उस पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला था आपने, तो ये रिएक्शन हुआ था और ऑक्सीजन गैस बनी थी, आपने वहां यूज किया था। अब अगर इसके रीजंस पर आए तो यहां पर मैं इसके बारे में बता दूं कि हो क्या रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट दरअसल increases the rate of reaction by providing alternate path of low activation energy. So the number of effective collisions per unit time increases
and rate of reaction increases. ठीक है जी भाई, इसको ऐसे समझ लो, मिसाल के तौर पे आप दीवार दीवार में कील ठोक रहे हो, ठीक है, दीवार में आपने कील ठोकनी है और कील ठोकने के लिए आपके पास हथौड़ी नहीं है। सर हथौड़ी नहीं है तो कैसे ठोकेंगे भाई? चलो दीवार तो सख्त है ना, दीवार सख्त है, थोड़ा सा एग्जाम्पल को हल्का करते हैं। आपको एक लकड़ी के अंदर कील घुसानी है, कील ठोकनी है प्रॉपर्ली, कील घुसानी कह लो, जो भी कह लो। अब उसके लिए आपके पास हथौड़ी नहीं है, हाथ से भी कर सकते हैं काम तो सर, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। जैसे पेपर पेन वगैरह हम पंच करते हैं, लकड़ी में इजीली हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर कोई मोटी लकड़ी हो, मजबूत लकड़ी हो थोड़ी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें तो पेपर पेन भी नहीं जाती। तो ऐसी लकड़ी में आपको कील ठोकनी है। अब आप जब अपने हाथ से फोर्स लगाओगे तो अपने हाथ से फोर्स लगाने पर क्या आप उसमें कील ठोक पाओगे? यकीनी तौर पे नहीं। और अगर शायद किसी तरीके से उसमें सॉफ्टनेस वगैरह आ जाती है और आप उसे ठोकने में कामयाब हो भी जाते हैं, मतलब दबाने से, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। उसी जगह अगर आपके पास हथौड़ी होती तो फिर आप एक सेकंड में कील ठोक लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? यस सर। यस सर। तो समझ लीजिए उस हथौड़ी ने क्या काम किया, उस हथौड़ी ने कैटलिस्ट का काम किया, आपके काम को आसान बना दिया। इसी तरीके से जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो आपके काम को आसान बना देता है, यानी आप जो रिएक्शन करवाना चाह रहे होते हो उस रिएक्शन को वो आसानी से आसान रास्ते के जरिए करवाने की कोशिश कर लेता है। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो नेगेटिव कैटलिस्ट का दूसरा नाम इनहिबिटर, यानी रुकावट डालने वाला। तो इसका काम ही है होते हुए काम को रोकना। अच्छा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में अगर हम मैंगनीज ऑक्साइड की जगह ग्लिसरीन डाल दें तो वो इसमें जो इसकी डिकम्पोजिशन की का रिएक्शन है ये वाला, इसको रोकता है। मैंगनीज ऑक्साइड इसको बढ़ाता है, ग्लिसरीन इसको रोकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर रीजन पर या इसके एक्सप्लेनेशन पर आ जाएं तो इसमें क्या होता है भाई? नेगेटिव कैटलिस्ट decrease the rate of reaction because they combine with so the frequency of collisions between these reactants decreases. एक मिनट, colliding reactant molecules
So the frequency of collision between these reactants decreases. Hence rate of reaction decreases. ठीक है भाई। तो इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है भाई? नेगेटिव कैटलिस्ट ये काम करता है कि वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है ना, उसको कम कर देता है। जब वो उसे कम कर देता है बेटा, तो ऑब्वियसली जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। मेरे ख्याल से वाजे होगा, मजीद कोई सवाल या कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। लेकिन सर इसको मतलब रखने का फायदा क्या है जब ये हमारे काम को मुश्किल कर रहा है तो? बेटा देखिए, बहुत सारे जगहों पर रिएक्शन खुद हो रहा होता है और हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन रुके। अगर वो रिएक्शन नहीं रुकेगा तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा या हल्का हो जाए। जैसे जो ग्लिसरीन ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपके बहुत सारे बाल डाई करने वाले केमिकल्स वगैरह में यूज होता है। तो अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर उस वक्त ग्लिसरीन वहां पे शामिल नहीं किया जाएगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो जब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो जो आपके ये डाइज वगैरह होंगी तो खराब हो जाएंगी। आपके बजाय बाल काले होने के वापस सफेद हो जाएंगे और ज्यादा। तो आपकी जवानी जो है वो बुढ़ापे में बदल जाएगी। सोचिए ये कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। जी सर। और वैसे भी खवातीन को तो एज छुपाने का वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहता है ना। Am I right? एब्सोल्युटली रॉन्ग। यार ऐसा नहीं है। तुम लोगों से भी मैं पूछूंगा ना तो तुम लोग सब के सब बोलोगे सर अभी अभी तो हम लोग बस 15 साल के हुए हैं। अस्तगफुर सर, ऐसा नहीं है। ऐसी भी बात नहीं। तो कितने 25 साल हो गए? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह 17 हो गए। ओहो, वैसे मुझे 18 लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब देखो तुमने 1 साल तो कम कर ही दिया ना। नहीं नहीं, 18 नहीं है, वरना फिर मैं तैयारी कर रही होती गाड़ी चलाने की। अभी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है? हाँ मतलब शौक तो है। गाड़ी है घर में? जी है। चलो फिर तो सही है यार। Yes, sir. सीख जाओ तो मुझे भी सिखा देना, क्योंकि मुझे अभी तक गाड़ी आती नहीं है चलानी। मेरे भी घर में गाड़ी आ चुकी है और मेरे अब्बा बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूं। टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा जी, तीसरी जो टाइप है बेटा वो है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होता है? बायोकैटलिस्ट बेटा आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं होते हैं और बिना उन कैटलिस्ट के आपकी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस नहीं हो सकते, जो एंजाइम्स कहलाते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। आप जो बीफ मीट का इस्तेमाल हम लोग सब करते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, कुछ खास किस्म के। अगर हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स ना हो, ठीक है, तो वो एंजाइम्स होते हैं तो क्या होता है कि बीफ मीट बेसिकली क्या होता है? बीफ मीट ये होता है, ये प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट होता है, मिथाइलामाइन कहते हैं इसे। इसका बॉन्ड तोड़ना डाइजेशन है। इनका केमिकल बॉन्ड तोड़ दो, डाइजेशन हो गई, ठीक है ना, ये काम है। अब अगर वो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। सही है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड का। लेकिन हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स होते हैं, तो यही काम हमारी बॉडी के एंजाइम्स क्या करते हैं, यही काम हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर कर देते हैं इजीली। समझ रहे हो? तो इनको कहते हैं हम बायोकैटलिस्ट, जो ह्यूमन बॉडी में, जानवरों की बॉडी में, दरख्तों में, कहीं मतलब लिविंग बॉडीज के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स की सूरत में, इन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। अगर ये एंजाइम्स ना हो तो हमारा बहुत जो है ना मसला हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। सोचो अगर एंजाइम नहीं होते तो बीफ का मीट खाने के बाद हमें उसे डाइजेस्ट करने के लिए जलते चूल्हे पे बैठना पड़ता। मुझे नहीं पता कि बीफ डाइजेस्ट होता या नहीं होता, लेकिन कुछ और जरूर जल जाता। अच्छा जी, ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऑटो कैटलिस्ट बेटा ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो ड्यूरिंग दी रिएक्शन, रिएक्ट करने के बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है
तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट है वो इटसेल्फ कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर दे। ठीक है, अब यहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें MnSO4 नाम का, मैंगनीज सल्फेट नाम का एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, और ये यहां पे ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, जितना ज्यादा ये रिएक्ट बनता जाता है उतना ये रिएक्टेंट्स को मदद करता जाता है कि वो फर्दर कन्वर्ट होकर और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सके। तो ऐसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को या ऐसी चीजों को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। क्लियर हो गई ये वाली बात बेटा? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो सर जी बेटे। सर तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कैटलिस्ट भी बन जाता है, बिल्कुल। या कैटलिस्ट जो हम डालते हैं वो प्रोडक्ट में हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, वो यस सर। उस रिएक्शन को कैटलाइज करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये सब में नहीं होता। ये कुछ कुछ खास रिएक्शंस ऐसे हैं, मतलब आप जैसे कह सकते हैं कि आप उसे उन रिएक्शंस को ना फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, उन रिएक्शंस में ऐसा होता है। ओके सर। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है? यहां पर मैं लिख देता हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के साथ साथ ये चेंज होता रहता है। अच्छा, इसको हम अगर वाजे करें, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स the activation energy for effective collisions is different for different substances. अब देखो बेटा, जो रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, और जो रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो देर से रिएक्ट करेंगे। अब इसमें हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, और फिर जो इसका की पॉइंट है, मेन जो आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट है, वो यहाँ पे लिख दूंगा। सर जी बेटा। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ये एक तसव्वुराती एनर्जी है, मतलब ये कोई सी भी एनर्जी की टाइप हो सकती है, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है। बस ये वो एनर्जी है कि जो एनर्जी हासिल करने के बाद कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ये वो एनर्जी है। सही है? जैसे मिसाल के तौर पर आप एक सीधे रोड पर चल रहे हो और आपकी मंजिल आपको आगे नजर आ रही है, लेकिन उस मंजिल से पहले एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है। अब उस स्पीड ब्रेकर को आपको उबूर करना जरूरी है, तो जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सही है? तो स्पीड ब्रेकर को उबूर करने के लिए आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी। तो असल में जो टोटल आपकी एनर्जी है जिसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने के ऊपर राजी हो जाए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। ऐसे रिएक्टेंट्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो तेजी से होते हैं, और उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो आराम स्लोली होते हैं, और उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता है। क्यों भाई? बेटा सिंपल सी बात है ना, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर।
अब जैसे NO और O2 का रिएक्शन अगर कराया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास बनता है। अब इसमें यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लें, द रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज स्लो। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी जिनकी मतलब ज्यादा होती है, सही है, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो तेजी से होते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो स्लोली होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। सही है। जी सर। अब इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बेटा ये वाली बात? यस। जी सर। अच्छा जी, छठा और लास्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अच्छा, ये इतना ज्यादा परेशान कौन नहीं है, क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट सिर्फ उन्हीं रिएक्शन के रेट पर होता है जो रेडिएशन या रोशनी या लाइट की वजह से या किसी ऐसी लाइट वेव की वजह से हो रहे होते हैं। हर रिएक्शन पर नहीं होता इसका इफेक्ट। मैं यहां लिख भी दूं, रेट ऑफ सम chemical reaction does not depends upon concentration of reactants। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये बात हमारे पास पहले भी आ चुकी है। these reactions proceeds only in the presence of sunlight। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। और इनको हम फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इनका अगर रीजन देखा जाए तो इनके पीछे क्या रीजन है? द सनलाइट कंटेन्स फोटोन। अच्छा, ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया फोटोन, ये क्या आप लोगों ने सुना है अभी तक? यस सर सुन। फिजिक्स में पढ़ लिया है क्या? चैप्टर 8 में पढ़ा होगा शायद। केमिस्ट्री में पढ़ा था 9th। मैंने कब पढ़ाया? सर 3 में पढ़ा था ना हम लोग ने। अरे हाँ, चैप्टर 3 में फोटोन पढ़ाया तो है। देखो यार, मैं खुद पढ़ा बोहर के की भूल थ्योरी में। गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुद पढ़ा के भूल गया मैं। तो फोटॉन्स होते क्या है वैसे? सर एनर्जी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और अमूमी तौर पे फोटोन का तस्करा जो है वो लाइट सोर्सेस के लिए, लाइट वेव एनर्जीज के लिए किया जाता है। ठीक है।
अच्छा जी, तो ऐसे रिएक्शंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बेसिकली उनमें होता ये है कि वो नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी उन सनलाइट की रेडिएशंस के अंदर यानी इन फोटॉन्स के अंदर होती है। दरअसल आप कुछ भी कर लें, नाक रगड़ लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अब तक साइंटिस्ट बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी जो इन फोटॉन्स के अंदर होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी वो ऐसे रिएक्शंस को देने में नाकाम रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस होते ही सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। सर जैसे वो क्लोरीन वाला था, क्लोरीन और बिल्कुल हाइड्रोजन वाली। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वही वही रिएक्शंस की एग्जांपल लिखूंगा। H तो 2HCl और CH4Cl2 will make H CH3Cl plus HCl। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात सारी? यस तो सर। सर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होती है या कम होती है, मतलब क्या मुझे समझ नहीं बेटा आ रही। इसको हम ना ज्यादा कह सकते हैं ना कम कह सकते हैं, क्योंकि सनलाइट के अंदर कोई आपको बहुत ज्यादा कोई एनर्जी थोड़ी मिल रही होती है सनलाइट से। हाँ एनर्जी होती है, बट अलग अलग तरह की रेडिएशंस होती हैं, बट हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उनके अंदर किस किस तरह की उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट है। देयर आर सम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आल्सो, सनलाइट के अंदर कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, तो इन सब चीजों का एक मिक्सचर इनको चाहिए होता है बेसिकली। जी सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा। कोई और सवाल बेटा किसी को? ठीक है बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे